29 जुलाई 2020 इस दिन भारत को अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर भारत में एजुकेशन लाई जाए तो भारत में एजुकेशन की एक नई क्रांति आ जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी से बहुत बेहतर है। तो ये पॉलिसी क्यों 1986 वाली पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है, इस पॉलिसी में क्या है, ये पॉलिसी कैसे भारत में शिक्षा की नई क्रांति लाएगी, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जिससे कि आपको इस पॉलिसी को समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन यही रखा है कि नीति या फिर पॉलिसी होता क्या है। Policy is a plan for action which impacts our daily life, which is selected by the government, institution, organization, group or individual। अगर सीधी भाषा में कहें तो गवर्नमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप या फिर खुद के द्वारा लिए गए एक्शंस का प्लान जो कि हमारी डेली लाइफ को चेंज करता है उसको पॉलिसी कहा जाता है। पॉलिसी फ्यूचर के बेहतर होने के लिए बनाई जाती है प्रेजेंट की दिक्कतों को देखते हुए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है वो है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP है क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी भारत में या फिर किसी भी देश में उसकी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में देखते हुए फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। यही पॉलिसी डिसाइड करती है कि आपको 10th में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 12th में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, आपको 11th में क्या पढ़ना है, आपको 6th में क्या पढ़ना है, वगैरह वगैरह। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस पॉलिसी में है क्या, कि ये भारत में नई शिक्षा की क्रांति लाने वाली है। ऐसा है क्या इसमें। इस पॉलिसी में 108 पेज हैं जिसमें कि 27 हेडिंग्स हैं। तो इस पॉलिसी में मैं आपको उन्हीं हेडिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि स्टूडेंट की हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन या लोअर एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि पिछली एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 सिस्टम था, इसके अकॉर्डिंग आपको 10 तक सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद 11-12 में नंबर के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चुन के उस स्ट्रीम के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इस सिस्टम को हटा के 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहले के 5 साल मतलब 3 साल से लेकर 8 साल तक आपको बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और ये सब आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू कराया जाएगा। इस चीज़ को कराने के लिए टीचरों को भी अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आगे के 3 साल मतलब 8 साल से 11 साल तक आपको बेसिक मैथ पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह कराया जाएगा और आपको लैंग्वेज की थोड़ी और जानकारी दी जाएगी। और 5th क्लास तक आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। और फिर अगले 3 साल मतलब 11 साल से 14 साल तक ये आपका 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक का पीरियड है। इस पीरियड में आपको हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी और 10 दिन आपको इंटर्नशिप्स के लिए भेजा जाएगा। इस पीरियड में आपको क्राफ्ट्समैन, कारपेंटर, आर्टिस्ट के पास भेजा जाएगा ताकि आप वहाँ से काम का एक्सपीरियंस ले सकें। इस पीरियड में आपको स्कूल में बैग लेके नहीं जाना, ये आपका बैगलेस पीरियड हो। अब आते हैं नेक्स्ट 4 ईयर 14 से 18 ईयर्स के बीच। ये पीरियड आपका 9 से 12 क्लास तक का होगा। इस पीरियड में आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी चुन सकते हैं और केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस भी। अगर आपको म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट भी चुनने हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सब्जेक्ट, वो भी आपके मेन सब्जेक्ट में कंसिडर किए जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड की इंपॉर्टेंस को घटाया जाएगा। बोर्ड के पेपर 2 तरीके के कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और सब्जेक्टिव टाइप पेपर। मेन फोकस आपकी नॉलेज को टेस्ट करना होगा, रोड लर्निंग को नहीं। अब आते हैं हायर एजुकेशन पे। इसमें हर बैचलर के कोर्स को 3 से 4 साल का कर दिया गया है। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की भी आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप बैचलर्स का फर्स्ट ईयर में कहीं कोर्स ड्रॉप करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें लिमिटेड टाइम में अगर आपको दोबारा से कोर्स वहीं से शुरू करना है तो आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। और यदि आप सेकंड ईयर में ड्रॉप करते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। इस डिग्री से आप लिमिटेड टाइम में दोबारा से कोर्स ज्वाइन करके वहीं से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप 3rd ईयर तक रहते हो तो आपको जॉब के लिए डिग्री दे दी जाएगी, आप उससे जॉब ले सकते हैं। और अगर आप 4th ईयर में रहते हो तो आपको रिसर्च करने के मौके मिलेंगे। और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट बना रहता है तो आपको उसके बाद 1 साल और रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 4 साल की। आपका एक डिजिटल अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें आपके सारे क्रेडिट्स रखे जाएंगे। वो क्रेडिट्स जो कि आपको फर्स्ट ईयर में अगर आपने ड्रॉप करा है तो फर्स्ट ईयर में आपके जितने क्रेडिट्स हैं वो रखे जाएंगे। अगर आपने सेकंड ईयर में ड्रॉप करा है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के क्रेडिट्स रखे जाएंगे। उनसे आप दोबारा से उन्हीं क्रेडिट के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। फिल को हटा दिया गया है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी खोली जाएगी कि रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराएगी। है वो रिसर्च साइंस की हो या कॉमर्स की। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को 2035 तक इंडिया में लाने की बात चल रही है। इसके बारे में अभी इतना कुछ ऐसा नहीं बताया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2035 तक कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आके कैंपस खोल लेंगे अपने। इस पॉलिसी में हायर एजुकेशन को लेकर इतने ही चेंज करे गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दिस पॉलिसी, या फिर इस पॉलिसी में क्या क्या गलत बातें हैं जो कि और पॉलिटिशियन लीडर द्वारा बताई जा रही हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट डाला है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये प्रेस के सामने ये बताया कि इस पॉलिसी में क्या क्या दिक्कतें हैं, या फिर इस पॉलिसी में क्या चीज़ें गलत हैं, या फिर किन चीज़ों का ये पॉलिसी सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है। अगर ये इंटरव्यू आपको पूरा देखना है तो मैंने इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक के थ्रू जाके इस इंटरव्यू को पूरा देख सकते हैं। जो आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों को और उसके फ्लॉज को, उसकी खामियों को स्वीकार करता है। इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चली आ रही हैं, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो पाया, उन्हीं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है। तो एजुकेशन पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड। हाईली रेगुलेटेड कैसे है? ये पॉलिसी कहती है कि साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा। तीसरा अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया करेगी। चौथा शिक्षा आयोग होगा राज्यों का केंद्र का, उसका अपना एक अलग निदेशालय होगा। पांचवा SCRT अलग होगा, SCRT NCRT होंगे। फिर शिक्षा का बोर्ड होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग। ये सारे ऐसा घचमच करेंगे, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी। SCRT का फिर भी काम अलग है, मैंडेट है। बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परीक्षा लेना क्या है, उस पर अलग दृष्टिकोण है। पर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग, सलाह देना, फिर और उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी। इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड कहा मैंने पहले पॉइंट में। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है कि साहब 6% GDP का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए। और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमीशन के समय से इस देश में ये बात की जाती रही है कि साहब 6% जो है GDP का वो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज शिक्षा नीति फिर से वही बात दोहरा रही है, पर ये होगा कैसे? 1966 से तो अब जो लोगों के मन में नया क्वेश्चन आता है वो है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लग जाएगा। इसका आंसर गवर्नमेंट द्वारा सही तरीके से नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2035 तक इस पॉलिसी को पूरी तरीके से भारत में लागू कर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है वो ये है, क्या JEE मेंस, एडवांस, नीट, NDA, UPSC जैसे बड़े एग्जाम्स का पैटर्न या फिर उन चीज़ों पे कुछ फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट या फिर नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने अपने ओपिनियन का डाला है कि व्हाट इज़ माय ओपिनियन टू दिस पॉलिसी। अगर मेरे हिसाब से इस पॉलिसी को पूरी तरीके से देश में लागू कर दिया जाता है तो इससे आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो अपनी मनमर्जी के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, अपनी मनमर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं। इस पॉलिसी से देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पर मुझे एक दिक्कत लगती है कि इस पॉलिसी में जो छोटे छोटे गाँव के स्कूल्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं लिखी है कि आप उन तक ये पॉलिसी पहुंचाएंगे कैसे। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बच्चों, छोटे से छोटे गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ के टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।